हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो लेट्स स्टार्ट। अब कहाँ पे आए ये लोग यूरोपियंस? तो इंडिया में आए। तो हम एडवेंट पढ़ेंगे यूरोपियंस का कहाँ पे, इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो मैं जो ये टॉपिक है इसको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। यहाँ पे दिस एडवेंट वर्ड स्टैंड्स फॉर योर कमिंग। इट मीन्स हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला आपका टॉपिक है उसमें ये पढ़ेंगे कि जो यूरोपियंस है वो कहाँ को आए, तो वो आपके इंडिया में आए। ठीक है। अब जब मैं यूरोपियंस की बात करती हूँ तो टोटल यहाँ पे 5 यूरोपियंस आए। ठीक है। यूरोपियंस का मतलब होता क्या है, जो आपके यूरोप साइड से आए। ठीक है। अब 5 आए। इन 5 में से 4 तो कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन एक जो है यहीं बस गया। ठीक है। जिससे हमें आजादी लेने में कितना टाइम लग गया है ना। होप आजादी की बात सुनते ही आप समझ गए होगे कि भाई मैं कौन से यूरोपियन की बात कर रही हूँ। ठीक है। चलिए, जब मैं इन बाकी 5 की बात करती हूँ या 4 की बात करती हूँ तो इनमें सबसे पहले आए हमारे पोर्चुगीज। कौन आए? पोर्चुगीज आए। फिर उनके साथ कौन आ गए भैया? आपके डचेस आ गए। फिर डचेस के बाद कौन आ गए? तो भाई डेन्स आ गए। फिर लॉजिकली देखा जाए तो इधर तो फिर आते हैं ब्रिटिशर्स, फिर आपके फ्रेंच। ठीक है। बट इन एक्चुअल हम जो आपका ब्रिटिशर्स है ना उनको लास्ट में पढ़ते हैं। लुक, द मेजर रीजन हम लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है ना वो बहुत टाइम तक फिर इंडिया में रहे। ठीक है। सिर्फ उनका आना ही नहीं था, फिर वो यहाँ पे सेटल भी हुए, इसलिए हम ब्रिटिशर्स को लास्ट में कवर करते हैं और बाकी चारों को पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पोर्चुगीज के बारे में, डचेस के बारे में, डेन्स के बारे में, फ्रेंच के बारे में और इंडियन ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, अब जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करते हैं तो हमें ना मेजर टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा आपको इसका पास्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे कहाँ से आपकी, तो ईयर ले लेते हैं हम 1452। कौन सा ईयर ले लेते हैं? 1452 ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट जो आपकी स्लाइड है उसमें मैंने बताया कि 5 यूरोपियंस आए थे, जिसमें से सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया था? पोर्चुगीज का नाम लिया था। इट मीन सबसे पहले कौन ही आया होगा? तो सबसे पहले आपके पोर्चुगीज जो है वो ही आए होंगे। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे 1452 और पोर्चुगीज के आने के। चलिए, जब हम 1452 की बात करते हैं तो 1452 में जो पोर्चुगीज थे वो कहाँ आते थे? इंडिया आते थे। क्यों आते थे? तो ट्रेड करने आते थे। ठीक है। अब इस चीज का जवाब कि क्या ट्रेड करने आते थे, तो वो आपका स्पाइसेस का ट्रेड, वो आपका प्रीशियस स्टोन्स का ट्रेड, ठीक है, एंड सिल्क का ट्रेड करने आते थे। जब वो सिल्क का ट्रेड करने आने लगे तो वो जिस रूट को यूज करते थे उस रूट को बोल दिया गया सिल्क रूट। क्या बोल दिया गया? सिल्क रूट। बिल्कुल सही बोल दिया गया। ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा रूट की। ठीक है, ईयर 1452। चलो, जब हम 1452 की बात करते हैं तो 1452 में देखो यहां से आते थे वो लोग। ठीक है। कहां से? लेस्बन से। अब मैं बोल रही हूं लेस्बन क्यों? क्योंकि पोर्चुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है। जब वो 1452 में क्या करने आ रहे हैं? ट्रेड करने आ रहे हैं। ठीक है। तो पता है कहां से आते थे? लिस्बन से अपनी गाड़ी निकाली, टर्की को पास किया, पर्शिया को पास किया और ये लीजिए पहुंच गए इंडिया। कितनी इजी सी स्टोरी है ना भाई, कि वो लेस्बन से निकले, अपनी गाड़ी निकाली और फटाफट से टर्की को क्रॉस किया, पर्शिया को क्रॉस किया और कहाँ पहुंच गए? इंडिया पहुंच गए। क्या करने पहुंचे? तो भाई वो आपका ट्रेड करने पहुंचे, है ना। चलिए,
अब देखो कितना इजी सा, कितना सुहावना सा सफर लगा, यहां से निकले वहां पहुंचे, ट्रेड करने लग गए। अरे वाह, चलो अब इसी को थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊं। कहां से निकले? लिस्बन से। लिस्बन माने कैपिटल ऑफ योर पोर्चुगीज। किधर किसको क्रॉस किया? टर्की को क्रॉस किया, फिर पर्शिया को क्रॉस किया, और फिर कहां पहुंच गए? आपके इंडिया पहुंच गए। चलिए यहां तक बात समझ आई। लिस्बन टू टर्की, देन पर्शिया, देन टू इंडिया। जब मैं टर्की की बात करती हूं तो टर्की ना एक ऐसी जगह थी जिसको उनको क्रॉस करना ही पड़ता था टू रीच इंडिया। ठीक है, एक बार जब आप मैप देखेंगे तो पर्शिया को अगर वो क्रॉस नहीं भी करेंगे, पर्शिया के ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे से निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बात समझ आती है। बट टर्की एक ऐसी एरिया है जिसको उनको क्रॉस करना ही था, राइट। और एक और चीज, हमें कैसे पता चलता है ये एरिया टर्की का है? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑटोमन एम्पायर देखने को मिलता है, और ऑटोमन एम्पायर माने सबसे बड़ा टर्किश का एम्पायर। ठीक है, चलो अब हम 1452 पे देख, बहुत सुहावनी स्टोरी चल रही है ना। हाँ, कि वो लिस्बन से निकले, टर्की को क्रॉस किया और इंडिया पहुंच गए। लेकिन इस सुहावनी स्टोरी को कोई एक ऐसी जगह थी जो ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही थी उसको। अब उस जगह का नाम क्या था? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो था वो ऐसे लोगों से भरा था जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आलसी लोग हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा निकम्मे हो गए, जो बैठे रहते, जिनको बैठे बिठाए आप पैसे दे दो, खाना दे दो, वो खुश रहेंगे, लेकिन उनको खुद कोई काम ना करना पड़े, ऐसे किस्म के लोग थे वो लोग। ठीक है, तो सऊदी अरब ने कहा कि देखिए, टर्की वाले ना बेवकूफ है। ठीक है, टर्की वाले जो हैं लिस्बन के लोगों को आराम से जाने दे रहे हैं। उनको पता नहीं कि टर्की एक ऐसी जगह है जिसको अगर वो क्रॉस ना करने दे तो ये ट्रेडिंग सिस्टम कितना अफेक्ट हो जाएगा ना। और ये कहीं ना कहीं बात सही भी है। देखिए, अगर टर्की वाले ही मना कर दे लेस्बन से लोगों को कि मत आओ, तो ट्रेडिंग बहुत अफेक्ट हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट। और वही चीज किसने कैप्चर कर ली? सऊदी अरब के लोगों ने कैप्चर कर ली। सऊदी अरब ने कहा कि देखो, टर्की वाले बेवकूफ है, वो तो लोगों से पैसे नहीं ले रहे, ठीक है, वो तो लोगों से टोल टैक्स नहीं ले रहे, ठीक है, उनको अपनी जेब भरने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें है। ठीक है, तो जब हमें शौक है तो अब हम उसको क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। ठीक है, कैप्चर करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अटैक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब तक बात 1453 तक पहुंचती है, तब तक सऊदी अरब जो है क्या कर लेता है? इस प्यारे से, अच्छे से टर्की को कैप्चर कर लेता है। करेक्ट। अब क्या होगी? कैप्चरिंग हो गई। किसकी कैप्चरिंग हो गई? तो टर्की की कैप्चरिंग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हो गई। अब जरा रूट देख लेते हैं थोड़ा सा हम। हाँ जी, वापस से लिख देते हैं। 1452 की बात करेंगे, रूट की। ठीक है, तो रूट क्या है आपका? देख लेते हैं। सबसे पहले कहां से निकल रहे हैं? लिस्बन से निकल रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, एंड इंडिया जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ट्रेड करने जा रहे हैं। 1453 में क्या कर लिया? इस टर्की को कैप्चर कर लिया। किसने कैप्चर कर लिया? तो भाई सऊदी अरब ने कैप्चर कर लिया। जब हम आगे 1454 पे पहुंचते हैं तो रूट क्या हो जाएगा? लिस्बन हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा? सऊदी अरब आ जाएगा कैप्चरिंग की वजह से, और आगे क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। चलिए, अब इन दोनों जो आपके रूट्स हैं इनको कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें मेजर ऐसे डिफरेंस क्या होता है? जब हम बात करते हैं आपके ओल्ड रूट की, 1452 रूट की, तो देखो, लिस्बन से ट्रेडर निकला, खुशी खुशी इंडिया पहुंचा, और उसने क्या किया? ट्रेड किया। भाई जब वो ट्रेड करेगा तो ट्रेड करने के लिए उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। टैक्स के पे करना पड़ेगा, चाहे वो चावल का ट्रेड करे, आलू का ट्रेड करे, मसालों का ट्रेड करे, जिसका भी ट्रेड करे, उसको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर? कि चलो 1452 में जब ट्रेड हो रहा था तो उनको सिर्फ एक बार टैक्स पे करना पड़ रहा था, वो भी कब? जब वो इंडिया जाके ट्रेड कर रहे थे। चलिए, लेकिन जैसे ही बात में आपके 1454 पे आती है तो पता है क्या होता है? अब लिस्बन से ट्रेडर निकल गया,
चलो, जैसे ही ट्रेडर आपके एंट्रेंस बाउंड्री पे पहुंचा, जैसे ही ट्रेडर कहां पे पहुंचा, एंट्रेंस बाउंड्री पे पहुंचा, सऊदी अरब के लोगों ने कहा अरे भाई रुको रुको, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो लिस्बन का ट्रेडर हूं और मैं जो हूं इंडिया जा रहा हूं ट्रेड करने। तो सऊदी अरब के लोगों ने कहा अरे भाई थम जा जरा, थोड़ा सा रोकड़ा तो निकाल, थोड़ा सा टैक्स तो दे। ठीक है, अब रोकड़ा निकालना, टैक्स देने का मतलब था कि उन्होंने डिमांड रखी कि अगर आपको सऊदी अरब को या सऊदी अरब में एंटर करना है सो यू हैव टू पे अ अमाउंट, राइट। चलो, उसने कहा यार मैं अमीर ट्रेडर दे देता हूं, लेकिन यहां पे उसने ना एक बेवकूफी कर दी, ये सोच के कि अब सऊदी अरब वाले उससे दोबारा कभी भी क्या नहीं मांगेंगे, टैक्स नहीं मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे। ठीक है ना। चलो, अब मैं बताती हूँ कि गलती क्यों की। जैसे ही वो एंड बाउंड्री पे पहुंचा, फिर से रोक दिया, उसने कहा अरे भाई किधर किधर? तो उसने कहा ट्रेड करने इंडिया। तो उसने कहा तुम सऊदी अरब को क्रॉस कर रहे हो ना, सऊदी अरब से बाहर जा रहे हो ना, लाओ पैसे दो, बिना पैसे दिए कैसे जाओगे तुम? तो भाई उस बेचारे को यहाँ पे भी उसको पैसे देने पड़ जाते हैं, और भाई इंडिया में आके तो उसको करना ही ट्रेड है, और ट्रेड में उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा, फिर पैसे देने पड़ेंगे। अब यही सेम चीज होती है जब वो बेचारा ट्रेडर जो है आपका वापस जाता है, ठीक है, और बाउंड्री में एंटर करता है और एग्जिट करता है। तो मेजर डिफरेंस हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे उस इंसान को एक बार पैसे पे करने पड़ रहे हैं, एल्स वी कैन से कि वो सिर्फ एक बार टैक्स पे करा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट योर दिस रूट, द रूट ऑफ योर 1454, तो यहाँ पे उसको 5 टाइम्स क्या करना पड़ रहा है, टैक्स जो है पे करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात कि चलो यहां पे 1 टाइम टैक्स, यहां पे 2 टाइम टैक्स, और वी कैन से 5 टाइम टैक्स। चलो, अब इधर क्या हो जाता है, यहां पे ट्रेडर को क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, यहां पे ट्रेडर को क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। अब देखिए ट्रेडर बेचारा क्या कमाने जाता है, प्रॉफिट कमाने जाता है या फिर लॉस कमाने जाता है? प्रॉफिट ही ना, तो लॉस तो वो बेयर नहीं करेगा, है ना। और सबसे पहले ये लोग आ कहां से रहे हैं, लिस्बन से आ रहे हैं। इट मींस ये दिक्कत जो है सबसे पहले फेस कौन कर रहा है, लिस्बन वाले लोग कर रहे हैं। और लिस्बन किसकी कैपिटल है, पोर्चुगल की कैपिटल है। इट मींस प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, तो आपके पोर्चुगीज जो हैं वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक कि ये क्या है स्टोरी। चलो, अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखो, ये रहा रूट, ये किसने कैप्चर कर लिया, टर्की वाले एरिया को सऊदी अरब ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब 1452 तक सब ठीक था, लेकिन 1454 में क्या आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमें क्या देना पड़ रहा है, आपका 5 टाइम्स पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्या देने पड़ रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं। कहां पे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपके लैंड रूट पे पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना। अब गाड़ी तो हवा में थोड़ी चलेगी, लैंड पे चढ़ेगी ना, तो लैंड रूट ही होगा ना। चलो, लैंड रूट पे पैसे देने पड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। इट मीन्स अब अगर मैं बोलू प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम लैंड रूट, अब एवरी प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैव अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या, देखो ऊपर लैंड रूट से दिक्कत है ना, ये नीचे वाटर रूट से तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इट मीन्स if the problem is your land route, then for sure the solution is going to be your sea route। क्या होगा भाई, sea route solution हो जाएगा। बस इसी solution से क्या निकलती है, नीड ऑफ सी रूट निकलता है, और उसी नीड ऑफ सी रूट से हमारे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब यहां लिख देते हैं प्रॉब्लम लैंड रूट, बिल्कुल सही, और सॉल्यूशन सी रूट, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
देखो, प्रॉब्लम किसने दे दी? सऊदी अरब के लोगों ने दे दी ना, बिल्कुल। अब बात आती है सॉल्यूशन किसने दिया। थोड़ा सा रिवाइंड करो, ट्रेडर्स कहाँ के? लिस्बन के, राइट। लिस्बन किसकी कैपिटल? पोर्चुगीज की। इट मींस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जब पोर्चुगीज को है तो सॉल्यूशन भी तो पोर्चुगीज से ही आएगी। बिल्कुल सही। जब मैं बात करती हूँ आपके 1454 की, तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां के किंग होते हैं जिनका नाम है किंग जॉन। तो किंग जॉन कहते हैं कि यार देखो, अब हमारे ट्रेडर्स को ना बहुत नुकसान हो रहा है। अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो हमारा ये जो एम्पायर है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन माने सी रूट, और जल्दी से जल्दी क्या ढूंढना पड़ेगा? सी रूट जो है हमें अपने एम्पायर को बचाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन दिया किसने? किंग ने दिया। किंग ने कहा यार मैं किसी भी ऐसे कोई थोड़ी धक्का मार दूंगा जा सी रूट ढूंढा, मेरे को ना किसी ऐसे को भेजना पड़ेगा जो क्या रखे, एक एग्जाम्पल बने, एक आइडियल बने कि अरे पहली बार कोई सीरू ढूंढने गया तो ये गया। तो इसने कहा कि सबसे अच्छा मौका है मेरे निकम्मे बेटे को लायक साबित करने का। मेरे निकम्मे बेटे को लायक साबित करने का। अब मैंने इस बेटे को निकम्मे क्यों बोला? क्योंकि ये बेटा दिन भर क्या खेलता है? पबजी खेलता है, GTA 5 खेलता है, ठीक है। और एक कौन सी होती है वो आपकी? कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलता रहता है। मतलब ये एक ऐसा लड़का था जो दिन भर गेम्स में रहता था, ठीक है। इसको और कोई काम धंधा नहीं था। ये तो नहाता भी नहीं होगा मुझे लग रहा है टाइम से, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या? किंग ने कहा मेरे बेटे को भेजना चाहिए ताकि उसकी इमेज अच्छी हो जाए। चलिए, बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारे पास पहला क्या आ जाता है आपका? वो शख्स आ जाता है जो क्या ढूंढने गया? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माने आपका सी रूट। चलिए, निकम्मे बेटे का नाम प्रिंस हेनरी। कब गया? 1454 में गया। क्या ढूंढने गया? सी रूट ढूंढने गया। यहां तक बात क्लियर है? प्रिंस ने किसको भेजा? अपने निकम्मे बेटे को भेजा जिनका नाम प्रिंस हेनरी था। कब भेजा? उसी साल भेजा। कह रहे नहीं मुझे अभी अपनी इमेज ठीक करनी है सोसाइटी में, नहीं अभी जाएगा तू, अभी निकल, ठीक है। चलो, बट जैसे कि मैंने कहा इनका बेटा थोड़ा निकम्मा था, है ना। इनका बेटा गेम्स खेलता था। तो इसके बेटे ने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या दिला दो? एक गिफ्ट दिला दो। एंड गिफ्ट में ही डिमांडेड अ बुल। व्हाट ही डिमांडेड? अ बुल। नाउ लेट मी स्टोरी अपार्ट। जब हम जाते हैं तो बुल क्या था? बुल इज अ सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सिंबल कह लीजिए, टोकन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी किसी किंग को या फिर किसी बड़े को, बहुत अच्छे अथॉरिटी पे कोई इंसान जो पोर्चुगीज में रहता है, उसको अपने से छोटे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, तो वो एज अ टोकन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बुल दे देता था, राइट। और वही उसने यहाँ पे किया। क्या दे दिया? बुल फटाफट गिफ्ट में दे दिया, ठीक है। चलो, इसी बुल के साथ अब क्या हो जाता है भाई? जो आपके राजकुमार हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, और वो क्या ढूंढने निकल पड़ते हैं? सी रूट जो है ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलिए, निकलना कहां से है? लिस्बन से। अब होता क्या है एक्चुअल में? उधर उनको किधर जाना चाहिए? ईस्ट में जाना चाहिए अपने लिस्बन के। क्यों? क्योंकि इंडिया तो ईस्ट में है, ईस्ट में जाना चाहिए ना। बट वो बेचारा पता क्या करता है? वो कभी जाता है आपका वेस्ट में, वेस्ट में। और वेस्ट में जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है? नॉर्थ में चला जाता है, ऊपर पानी में, ठंड में घूमने चल जाता है कि अरे। अब इससे होता क्या है? देखिए, इट्स वेरी मच क्लियर कि उस टाइम पे जीपीएस तो वगैरह नहीं होते थे। इट मींस क्लियरली जो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका कहीं ना कहीं सी रूट ढूंढने का, वो फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो नीड ऑफ सेकंड अटेम्प्ट तो आ ही जाती है। बट प्रिंस हेनरी का रोल अभी भी बचा है। होता क्या है, जैसे ही प्रिंस हेनरी को लगता है कि यार मैं ना गुम हो गया हूं, ठीक है, अब मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ सी रूट, तो यार मुझे अपने बाप की थोड़ी तो इज्जत बचानी ही पड़ेगी, ठीक है। उसने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भेजा है तो थोड़ी तो इज्जत जो है मुझे बचानी ही पड़ेगी। अब वो इज्जत कैसे बचाता है? वो अलग अलग लैंडमार्क्स पे घूम रहे, अलग अलग वाटर बॉडीज पे घूम रहे, तो वो कहता है मैं इन लैंडमार्क्स, इन वाटर बॉडीज को नेम दे देता हूँ।
जैसे ही आप बेनाम लैंड मास या बेनाम वाटर बॉडी को नेम दे देते हो, आप क्या बना देते हो, एक इनिशियल बेसिक सा मैप बना देते हो, राइट। और जब भी कोई इंसान मैप बना देता है तो उसको हम क्या देते हैं, कोई ऑनर देते हैं, और इसी ऑनर देते हुए हम प्रिंस हेनरी को एक नाम देते हैं, दैट इज योर नेविगेटर। कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दैट हु वाज द नेविगेटर, तो वो कोई नहीं थे, आपके खुद के प्रिंस हेनरी थे, जो चाहते तो थे सी रूट ढूंढना, बट कहीं ना कहीं जब वो सी रूट नहीं ढूंढ पाए, सी रूट ढूंढने में फेल हो गए, तो वो क्या कर लेते हैं, एक बेस इनिशियल मैप बना के दे देते हैं और द नेविगेटर जो ये टाइटल है अपने नाम कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका वेस्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड अटेम्प्ट। जब हम सेकंड अटेम्प्ट में बात करते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं बार्थोलोमेव डियाज, हु वाज अ वॉलंटियर, एंड नाउ लेट मी मेक दिस वेरी मच क्लियर। बार्थोलोमेव डियाज क्या थे आपके, स्मार्ट थे और ब्रेनी थे। क्या थे, स्मार्ट थे और ब्रेनी भी थे, ठीक है ना। चलिए, जब मैं बात करती हूँ स्मार्ट की, तो ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट होगा तो बंदे की एक आधी जीएफ तो होगी ही होगी, ठीक है। ब्रेनी माने बहुत दिमाग वाला। ये क्या बनते हैं, वॉलंटियर बनते हैं, किसके वॉलंटियर, सी रूट ढूंढने के वॉलंटियर। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि यार मैं हूं तो लेस्बन में, हूं ना लेस्बन में, तो ऐसा करता हूं कि जो लेस्बन के नीचे एक लैंड मास है अफ्रीका, इसी की लैंड बाउंड्री से चिपक के चलूंगा, तो कहीं ना कहीं तो मैं थोड़ा सा सी रूट ढूंढ लूंगा, और कहीं ना कहीं ये चिपक के चलने से मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही जाऊंगा। इट मींस मेरा जो अटेम्प्ट होगा वो फेल तो नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो बार्थोलोमेव डियाज थे वो जैसे ही यहाँ इस आइडिया को बनाते हैं, वो वैसे ही अपने शिप को अफ्रीका की लैंड बाउंड्री से चिपक के चलाना शुरू कर देते हैं, एंड वो यहाँ तक पहुंचते हैं। अब इस जगह को क्या बोला जाता है, इस जगह को आज के टाइम पे बोला जाता है केप टाउन, जहां पे रोहित शेट्टी जी ले जाके सबको खतरों के खिलाड़ी खिलाते हैं, ठीक है ना। कौन सी जगह, केप टाउन। किसने ढूंढी, बार्थोलोमेव डियाज ने ढूंढी, जहां पे आज के टाइम पे रोहित शेट्टी क्या कराते हैं, खतरों के खिलाड़ी खिलाते हैं। चलिए, बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। इट मींस बार्थोलोमेव डियाज ने कहां तक का रास्ता ढूंढा, केप टाउन का ढूंढा। देखो, अब केप टाउन तक ना इसकी ब्रेनी वाली बात होगी, स्मार्ट की भी तो बात कर ले जरा थोड़ी सी। देखो, अब होता क्या है, जैसे ही वो इंसान केप टाउन पहुंचता है, केप टाउन बहुत ही सुंदर जगह है, वहां पे वो एक आधा कपल देख लेता है। अब उस कपल को देख के उनको अपनी देवी जी यानी गर्लफ्रेंड जी की याद आ जाती है, एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो केप टाउन से आगे नहीं जाएंगे, एंड वो अपनी शिप को रिवर्स मोड़ते हैं एंड वापस घर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो वापस घर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो नीड होती है 2.C रूट वो फ्लॉप हो जाती है, एंड विद द फ्लॉप ऑफ एंड विद द फेल ऑफ अ सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास द नीड ऑफ थर्ड अटेम्प्ट भी आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर बात। चलिए, इट मीन सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। अब देखो, बार्थो की स्टोरी को मैं पूरा कर देती हूँ। जैसे ही बार्थोलोमेव डियाज लिस्बन पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि भाई उनकी देवी जी ने तो किसी से विवाह कर लिया है, एक आईएएस से विवाह कर लिया है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कबीर सिंह 2.0 बन के जरूर दिखाएंगे। चलिए, अब एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से, ये इन्होंने क्या ढूंढा, मैप ढूंढा, तभी इनको क्या बोला गया, नेविगेटर बोला गया। इन्होंने क्या ढूंढ लिया, 50% ट्रू ढूंढ लिया, टिल योर केप टाउन, ठीक है। और ये फिर वापस कहाँ पे आ गया, आपके लेसवन पे आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए, अब जैसे ही ये वापस आते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। लोग कहते हैं यार, तुम इतने बड़ा काम करने गए और एक लड़की के पीछे वापस आ जाए, जो लड़की तुम्हारे लिए शायद से लॉयल भी नहीं थी। अब इस चीज को देख के इनको दुख तो देखो बहुत ही होता है, ठीक है, और ये कबीर सिंह 2.0 भी बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी सब दुख जो है ना, वो इनका अनुज देख रहा होता है। अनुज माने छोटा भाई, जिसका नाम कोलंबस होता है। कोलंबस जैसे ही दुख देखता है, वो अपने भाई से बात करता है कि भैया क्या हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपन, बता दो मुझे, ठीक है। तो बार्थोलोमेव डियाज बताता है कि देख भाई, मेरे साथ ये हुआ, और मैंने ना कहीं मैं रूट ढूंढ सकता था लेकिन नहीं ढूंढ पाया। तो कोलंबस कहता है कि कोई बात नहीं भाया, चिंता मत करो, आप जो हो नहीं ढूंढ पाए हो रूट, कोई चक्कर नहीं, मैं ढूंढूंगा, आपका काम मैं पूरा करूंगा,
ठीक है, फेयर इनफ, बड़े से नहीं हुआ, छोटा पूरा कर देगा, घर की बात रहेगी। चल ठीक है। अब होता क्या है, जब बार्थोलोमेव से कोलंबस ये स्टोरी सुनता है तब वो बहुत छोटा होता है और उसे बड़ा होते होते 1492 हो जाते हैं। कब से? 1488 तक। इट मींस फर्स्ट अटेम्प्ट 1454 में हुआ, सेकंड अटेम्प्ट 88 में हुआ, थर्ड अटेम्प्ट 92 में होने जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखो, बेचारा नादान है, अभी अभी 18 साल का हुआ है, ज्यादा समझ नहीं है। जाना किधर है, हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, बट जनाब कहाँ निकल जाते हैं? वेस्ट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। चलो बेचारे को कोई बात नहीं, छोटा था, मान लेते हैं। जैसे ही वेस्ट डायरेक्शन में वो जाते हैं, वो एक लैंड मास पे टकराते हैं और वहां पे डांस करने लगते, कहते ढूंढ लिया, मैंने तो सीरू ढूंढ लिया। चलिए, अब जैसे ही वो किसी लैंड मास पे रुकते हैं, डांस करने लगते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उनको एक रियलाइजेशन होती है। क्या रियलाइजेशन होती है? उसको हम कंपैरिजन के वे में समझते हैं। वो पहली चीज रियलाइज करते हैं, हाइट। ठीक है, वो कहते हैं कि यार देखिए, जो इंडियंस है ना, उनकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक ठीक हाइट है, एवरेज हाइट है, लेकिन जिस जगह पे मैं आई ना, वहां पे लंबे लंबे लोग, खंबे वर्गे। अरे कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, स्किन टोन। हम जब मैं इंडियंस की बात करती हूँ तो हम इंडियंस की जो स्किन टोन है, दैट इज नॉट प्योरली वाइट, नीदर योर प्योरली ब्लैक, इट इज समवेयर इन बिटवीन, जिसको हम आलमंड स्किन कलर बोलते हैं। तो वो कहते हैं यार, जो इंडियंस है उनकी स्किन टोन तो आलमंड स्किन कलर है, लेकिन जहां पे मैं आया हूँ वहां पे तो बिल्कुल काले काले, ऐसा कैसा हो गया? ठीक है, तब उनको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं वो क्या है, आपके गलत जगह पे आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि यार देखो, मैं गलत जगह पे तो आ गया हूँ, तो ऐसा करता हूँ कि इस जगह को मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि चलो कुछ ना से तो बेहतर कुछ बेहतर है ना। तो देखो वो नाम कैसे देते हैं। वो कहते हैं मैं प्रोबेबली इंडिया के वेस्ट में आया हूँ, तो पहला नाम दे देता हूँ वेस्ट। मैंने कंपैरिजन इंडियंस के साथ किए तो आगे दे देता हूँ इंडीज। इट मींस कोलंबस ने क्या ढूंढ लिया था? वेस्ट इंडीज ढूंढ लिया था। यहाँ पे हमें फिर देखना है, इन्होंने मैप ढूंढा, इन्होंने केप टाउन ढूंढा, और इन्होंने क्या ढूंढ लिया? वेस्ट इंडीज ढूंढ लिया। जिसके साथ आपका थर्ड अटेम्प्ट टू फाउंड सी रूट वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और जैसे ही एक फेलियर आता है, देयर इज अगेन अ नीड ऑफ फोर्थ अटेम्प्ट, एंड नाउ हमारा जो इतना पीछे वेट था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट कौन करते हैं? द ग्रेट वास्को डिगामा जी करते हैं। कब? इन योर 1498। ठीक है, क्लियर। अब जो वास्को डिगामा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। वो कहते हैं देखो, केप टाउन तक तो रास्ता बार्थो ने ढूंढ ही लिया है। ठीक है, तो वो क्या है, बार्थो के पास जाते हैं और कहते हैं बार्थो भैया, मुझे ना प्लीज केप टाउन तक का रास्ता बता दो। तो वो कहते हैं कि देख भाई, तुझे क्या करना है, लिस्बन से निकलना है, अफ्रीका के लैंड मास से चिपक के निकलना है, और केप टाउन तेरा नीचे आ जाएगा। और बार्थोलोमेव बिल्कुल यही करते हैं। वो अफ्रीका की लैंड मास से चिपक के आते हैं एंड 50% ऑफ रूट तक पहुंच जाते हैं, जो कहां तक है आपका? मेजरली केप टाउन तक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, जैसे ही आपके वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंचते हैं, अब उनको आगे मेजर जो उनकी प्रॉब्लम है उसको क्रॉस करना है। होता क्या है, वो पहला अटेम्प्ट करते हैं तो इस वाटर बॉडी को देख के डर के वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तो मेडागास्कर तक जाते हैं, और मेडागास्कर जाके डर के घबरा के वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो गया? पहला जो अटेम्प्ट किया वो फेल, दूसरा अटेम्प्ट किया वो फेल। अब वो सोचते हैं कि जो मैं अपना थर्ड अटेम्प्ट है टू फाइंड दिस सी रूट, करूं ना करूं, बहुत निराश हो जाते हैं। तो एक दिन ना वो कहाँ पे बैठे होते हैं? एक बीच पे बैठे होते हैं, और बीच पे ना वो बहुत सैड होते हैं। ओ बेचारे। चलो, अब होता क्या है, जैसे ही वो सैड होते हैं तो बीच पे ऑब्वियस सी बात है, सफाई कर्मचारी तो आते ही होंगे, है ना। अब होता क्या है कि एक इंसान लगा आता है और वो ना झाड़ू लगाना शुरू कर देता है बीच पे। ठीक है, क्योंकि उसको होता है कि यार कितना गंदा कर रखा है बीच, उसको साफ करना शुरू कर देता है। अब देखो हुआ क्या। एक्सक्यूज मी। वो इंसान आया और वो झाड़ू लगा रहा था, उसने बार्थो के बताए हुए जो रूट है वहां तक पहुंचे हुए वास्को डिगामा को देखा। ठीक है, और वास्को डिगामा को कहा कि भाई हट यहाँ से, तू हट हट। ठीक है, मुझे ना सफाई करनी है, तू हट यहाँ से, जल्दी जल्दी हट जा।
ठीक है। तो वास्को डी गामा पास सैड होके कहते कि भाई प्लीज मुझे मत उठाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस इंसान को लगता है कि यार ये तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, मुझे इससे बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मे बी ही इज इन अ नीड ऑफ अ पर्सन जिसको बात करने की जरूरत है। ठीक है, चलो ऐसा ही होता है। वो इंसान जो है आपके वास्को डिगामा के साथ जो है बैठ जाता है और बात करता है। वास्को डिगामा अपनी सारी स्टोरी जो है उनको बताता है, और वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। क्या करने लगता है? हंसने लगता है जोर जोर से, हा 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 करके। वास्को डिगामा को गुस्सा आता है कि भाई तू क्यों हंस रहा है। ठीक है, तो वो कहता है वेट, कहाँ जाना है आपको? तो वो कहता है मुझे इंडिया जाना है। तो उसने कहा वेट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अब्दुल माजिद एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, लेट मी नेविगेट यू। आप मेडागास्कर तक तो पहुंच ही गए हैं। मेडागास्कर के आगे क्या कीजिए, आंखों पे पट्टी बांधिए और सीधा शुरू हो जाइए। जिस आगे लैंडमार्क पे जाके रुकेंगे फॉर श्योर वो क्या होगा, आपका इंडिया होगा। और ऐसे ही करते हैं। वो अपने थर्ड अटेम्प्ट में मेडागास्कर तक पहुंचते हैं, आंखों पे पट्टी बांधते हैं और शू निकल पड़ते हैं और एक लैंडमार्क पे जाके टकरा जाते हैं। और वही लैंडमार्क क्या बन जाता है, हमारा इंडिया हो जाता है। राइट, इट मीन्स विद दिस थोड़ी सी मोटिवेशन ऑफ अब्दुल माजिद, जो आपके वास्को डिगामा है वो क्या ढूंढ लेते हैं, सी रूट ढूंढ लेते हैं। फाइनली प्रॉब्लम लैंड रूट, सॉल्यूशन सी रूट मिल गया। मिल गया कौन से अटेम्प्ट में? फोर्थ अटेम्प्ट में। कौन से ईयर में? 1498 में। कभी डेट पूछ ली जाए तो इट्स गोइंग टू बी ऑन 17th of May 1498। क्लियर? सी रूट मिल गया है, प्रॉब्लम जो है आपकी कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आपके जो वास्को डिगामा है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, इंडिया पहुंच जाते हैं। कौन सी डेट को पहुंचते हैं? तो 17th of May 1498 को पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं? कैलीकट पहुंचते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही वो कैलीकट पहुंचते हैं तो कैलीकट के राजा जिनका नाम क्या होता है, जोम्बिरिन, वो उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। अब जैसे ही वो कैलीकट पहुंचते हैं, जोम्बिरिन उनका वेलकम करते हैं, तो जोम्बिरिन बहुत ही खुश होते हैं और उनको कहते हैं कि पहली बार कोई सी रूट से इंडिया आया है तो मैं आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ देना चाहता हूँ। और वो गिफ्ट के तौर पे पता है क्या दे देते हैं? फ्री ट्रेड दे देते हैं। फ्री ट्रेड माने कि देखिए आपके सामने पूरा खुला बाजार है, जो भी आपको खरीदना है आप खरीद लीजिए। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्री फॉर यू। अब होता क्या है, वास्को डी गामा खुश हो जाते हैं, वो जितना भी अपना फ्री ट्रेड है वो भर लेते हैं। ठीक है, और भर के कहाँ वापस चले जाते हैं, तो वो भर के वापस आपके पोर्चुगीज चले जाते हैं। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो फ्री ट्रेड करके जो वो आए हैं, जब उसको वो अपनी मार्केट में बेचते हैं तो उनको लगभग 60% ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट 60%। अभी जो 60% का आपका प्रॉफिट था, तो जितना भी उनका खर्चा हुआ था आने जाने का, कपड़ों का, पेट्रोल का, वट उस खर्चे को काट के ये अमाउंट होती है 60%। हम जैसे ही आपके पोर्चुगीज देखते हैं कि यार 60% प्रॉफिट इज ह्यूज प्रॉफिट, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो भी क्या करेंगे, इंडिया जाके ट्रेड करेंगे, क्योंकि सी रूट तो मिल ही गया है। ठीक है, उसी ट्रेड करने के लिए वो इस्टेब्लिश करते हैं आपकी द पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या इस्टेब्लिश करते हैं? द पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मेजरली आपकी स्टैब्लिश कब हो जाती है, तो 1503 तक हो जाती है। अब देखिए इस्टेब्लिश का मतलब पता है क्या होता है? एक तरीके से ऑफिशियल नोटिस निकाल देना कि हाँ भाई हमारी कंपनी होगी। अब उस कंपनी को वर्किंग में लाने में टाइम लगता है, राइट? और वही हुआ, कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो तो आपके 1503 में हो गई थी, बिल्कुल सही, बट उसको वर्किंग में लाने में टाइम कितना हो गया? 1505 तक हो गया। अब ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे ही पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो उसके मेंबर्स चुने जाते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से उनका क्या चुना जाता है? गवर्नर चुना जाता है। सबसे पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी थे। ठीक है, जो कब चुने गए थे? 1505 में चुने गए थे। चलिए, अब क्या हो गया है? कंपनी स्टैब्लिश हो गई है। किस चीज के लिए स्टैब्लिश हुई है? तो याद रखिएगा सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए स्टैब्लिश हुई है। फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी थे। कब से कब तक रहे? तो 1505 से 1509 तक रहे।
अब एक दिन होता क्या है, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी डिसाइड करते हैं कि यार अब कंपनी जो है स्टैब्लिश हो चुकी है, सो नाउ इट्स टाइम टू डू ट्रेड। चलिए, तो वो अपनी शिप तैयार करते हैं लिस्बन से निकलने के लिए। अब होता क्या है, जैसे ही वो शिप जो है धीरे धीरे आगे आगे इंडिया तक बढ़ रही होती है, तो वो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पीछे कुछ अनवांटेड जो है शिप्स वो उनको फॉलो कर रही हैं। पहले तो वो जो शिप्स हैं स्लो स्पीड में फॉलो कर रही थी, लेकिन सडनली वो जो है तेज हो जाती हैं और उनके पीछे तेजी 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 फॉलो करने लगती है। बिल्कुल सही। अब होता क्या है, जब वो तेजी तेजी फॉलो करती हैं तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी घबरा जाते हैं और अपनी शिप की स्पीड को बहुत तेज करके फटाफट कहाँ पहुंच जाते हैं, इंडिया पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अब इंडिया पहुंचते हैं, वो एक चीज नोटिस करते हैं कि वो जो शिप्स थी वो पता है किसकी थी, सऊदी अरब की थी। इट मीन सऊदी अरब जब देख रहा है कि भाई ये लोग लैंड मास छोड़ के या लैंड रूट छोड़ के सी रूट अपनाने वाले हैं, तो दे वांटेड कि भाई अब सी रूट भी हमारा ही कैप्चर हो जाए, हम ही सी रूट को कैप्चर करें। ठीक है, तो ये चीज ना हो तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी क्या निकालते हैं, पॉलिसी निकालते हैं जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। राइट, और ब्लू वाटर पॉलिसी में ये चीज कही जाती है कि जो पोर्चुगीज है वो रेदर देन फोर्ट्स बनाने से बेटर पता क्या है, हमें क्या करना है, सी पे पावरफुल रहना है। सी पे पावरफुल रहने का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी नेवी को स्ट्रांग करना है, नेवी फोर्सेस को स्ट्रांग करना है। ठीक है, तो ये कौन करते हैं, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी जो है करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई फ्रांसिस्को डे अल्मेडा जी 1509 तक ही रहते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी बना के बहुत शांति से चले जाते हैं। सेकंड हमारे कौन होते हैं, तो सेकंड होते हैं अल्फोंडो डी अल्बुकयार। अब सेकंड कौन है, अल्फोंडो डी अल्बुकयार। अब ये चीज याद रखिएगा, अल्बुकयार को भी हम क्या, अल्बुकयार को ही हम क्या बोलते हैं, आपका रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या दिया, न्यू हाइट्स दी हमारे पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे, सबसे पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कोचिन को क्या, कैपिटल। ठीक है, क्या डिक्लेयर कर दिया, कोचिन को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। देन ही हैड अ फाइट विद किंग ऑफ विजापुर फॉर गोवा। ही हैड अ फाइट विद किंग ऑफ विजापुर, किसके साथ, गोवा के साथ। चलिए ठीक है, अभी बात यहां खत्म नहीं होती, फिर ये ले आते हैं पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। होता क्या है, अल्बू कयार निकलते हैं 100 ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करने। ठीक है, कहाँ को, इंडिया को। अब बीच में होता क्या है, सी रूट है, तो 100 में से 10 लोग मर जाते हैं सी सिकनेस की वजह से, पहुंचते 90 हैं। उन 90 में से 10 और मर जाते हैं क्लाइमेट की वजह से, बचे कितने, 80। ट्रेड किन्होंने किया, 80 ने। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि वापस से जब हम जाएं तो 10 लोग और मर जाएं, और ऐसा ही हुआ। तो पहुंचे कितने, 70। पहुंचे कितने, 70 पहुंच गए। इट मींस चले थे 100, पहुंच गए 70। ट्रेड का मुनाफा कैलकुलेशन 100 की, पहुंचे 70, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। बस इसी कम प्रॉफिट को देखते हुए अल्बुक्यार क्या ले आते हैं, आपके एक पॉलिसी ले आते हैं जिसको बोला गया पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म में ये कहा गया कि देखिए जो आपके क्या होंगे, पोर्चुगीज होंगे। ठीक है, पोर्चुगीज स्पेसिफिकली मेल्स जो होंगे वो कहां जाएंगे, इंडिया जाएंगे और इंडिया की फीमेल से मैरिज कर लेंगे। अब जिससे हो गया क्या कि जो उनकी फर्दर जनरेशन आएगी वो बायोलॉजिकली क्या होगी, पोर्चुगीज की होगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लॉयल किसके होंगे, पोर्चुगीज के होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि देखिए वो रहेंगे इंडिया में, तो ये जो क्लाइमेट वाली प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी कि पोर्चुगीज होते हुए वो इंडिया में रहेंगे, इंडिया के क्लाइमेट को बियर कर पाएंगे। ठीक है, इसी पॉलिसी को क्या बोला गया था, आपका पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म जो है बोला गया था। और ये कौन लेके आए थे, आपके अल्बुकयार जी लेके आए थे। चलिए फिर आ जाते हैं आपके नेक्स्ट
गवर्नर जिनका नाम था नीनो दा उन्हा, जिनका टाइम पीरियड है 1529 टू 1538। देखिए एक चीज याद रखिए कि गवर्नर्स बहुत आए, वास्को डिगामा ही 2-3 बार आ गए थे, चक्कर लगा गए थे गवर्नर की लिस्ट में, बट मेजर पता है क्या चीज है कि सारे गवर्नर्स ने कुछ काम नहीं किया, आए घूमे चले गए, आए घूमे चले गए। अब देखिए हमें भैया एग्जाम पे फोकस करना है, घूमने वाली चीज पे फोकस नहीं करना है, तो हम सिर्फ उन्हीं गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव किया, राइट, जो सच में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें से तीसरे कौन है आपके, नीनो दा उन्हा है, जिनका टाइम पीरियड 1529 टू 1538 था। इन्होंने क्या किया, ही डिक्लेयर्ड कैपिटल, इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया एंड ही डिक्लेयर्ड गोवा एज अ कैपिटल। कोचीन से क्या कर दी, गोवा को कैपिटल शिफ्ट कर दिया। अब एक चीज याद रखिएगा, जो कोचीन था वो 1510 टू 1530 तक था कैपिटल, देन गोवा जो था वो 1530 से लेके 1961 तक रहा। 1961 में जो था आपका गोवा है वो फ्री हो जाता है, ठीक है, और वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। देन दे आल्सो एक्वायर्ड योर दीव इन 1535 एंड दमन इन योर 1559। चलिए, अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार फॉर्म होता है नॉट फॉर्म में, पूछा जाता है कि पोर्चुगीज इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज लेके नहीं आए थे। ठीक है, तो पहली बात, नहीं आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या लेके आए थे। तो वो लेके आए थे आलू, प्रिंटिंग प्रेस, टोबैको। देखो आलू लाने से पहले इंडियंस पता है क्या यूज करते थे, तो वो यूज करते थे आपका स्वीट पोटैटो, यानी वो शकरकंदी यूज करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अ लिस्ट, ठीक है, आप एक बार इस लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, किसमें कौन कब आया। मेजर हमने कौन कौन से पढ़े, आपके अल्मेडा जी पढ़े। ठीक है, देखिए उनका क्या हो गया था, मर्डर हो गया था। कब मरे, 1 मार्च 510 में, 1510 में तो मर गए थे। ठीक है, देन अल्बुकयार जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो उनकी डेथ कहाँ हुई थी, गोवा में ही हुई थी। ठीक है, देन वास्को डिगामा जी के बारे में पढ़ा, उनकी डेथ कोचीन में हो गई थी, कहाँ पे, 1524 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने नीनो दाउना के बारे में पढ़ा, जिनकी कहाँ डेथ हो गई थी भाई, पोर्चुगीज वापस जाते हुए, तो ऑन द वे उनकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज द लिस्ट। ठीक है, इफ यू वांट एक बार आप इसमें नजर मार सकते हैं। जो फर्दर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना है इन योर नोट्स, अगर आपको नोट्स अपने प्रॉपर रखने हैं तो उसमें यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, चलिए, सेम आगे भी वही आ जाता है। ठीक है, लास्ट गवर्नर हमारे कब तक रहते हैं, तो आपके 1581 तक रहते हैं गवर्नर्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन 1581 जो है थोड़ा आगे जाके क्लियर होगा, लेक्चर के साथ जुड़े रहिए तो यू विल गेट द आंसर। चलिए, देखिए पोर्चुगीज का कार्यकाल यहीं तक खत्म हो जाता है। फिर कौन आते हैं, डचेस आते हैं। पहली बात तो डचेस थे कौन भाई, जो होलैंड से बिलोंग करते हैं, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, नीदरलैंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, वी आर इंडियंस, वैसे ही जो लोग आपके होलैंड या फिर क्या कहते हैं नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, डचेस बोल देते हैं। हुआ क्या, डचेस क्या थे, सेकंड यूरोपियंस थे, जो इंडिया में फूड देख के क्या हुए थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे आफ्टर योर पोर्चुगीज। अब इनका आने का मकसद क्या था, तो सिर्फ कमर्शियल मकसद था कि हाँ भाई हम लोग आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड वेड करेंगे और चले जाएंगे। अब ये आते कहाँ से, तो जब हम बात करते हैं 1595 में, तो 4 डचमैन शिप्स आती हैं इंडिया वाई और केप टाउन। ठीक है, नाउ केप टाउन को ही यहाँ पे केप ऑफ गुड होप्स बोला गया है, तो कंफ्यूज मत की हुई है, केप टाउन को ही हम केप ऑफ गुड होप्स बोलते हैं। ठीक है, मेनली होता क्या है, जो आपके कॉर्नेलिस होते हैं, कॉर्नेलिस डी हॉलमैन, जो क्या है फर्स्ट डचमैन, जो कहाँ पे आते हैं, सुमात्रा आते हैं। सुमात्रा आइलैंड किधर है, इंडोनेशिया में। कब, 1596 में। देखिए 4 लोग पहले 95 में आए इंडिया में। ठीक है, इंडिया में आए, देखा ट्रेड कैसा है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद वो गए सुमात्रा। सुमात्रा में भी उन्होंने देखा कि ट्रेड अच्छा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है इंडिया और इंडोनेशिया दोनों में ही क्या करेंगे, आपका ट्रेड करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही हम आगे चलते हैं, जब ट्रेड की बात आती है, तो अब तो ऐसा होगा ही नहीं कि जहां पे ट्रेड आए और वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आए ही ना। ये 96 में आते हैं और 1602 में क्या कर लेते हैं, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्टैब्लिश कर लेते हैं। ना ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद दे नीड टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एज वेल टू डू ट्रेड। तो पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ पे होती है, 1605 में होती है। कहाँ पे स्टैब्लिश की जाती है, तो मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की जाती है। अदर फैक्ट्रीज किधर है, तो आपके पुलिकित में, कारिकाल, नागापट्टनम, चिमसूरा, पटना, कोचीन, सूरत, बालासुर, बहुत सारी जगह पे हमें जो है आपकी ये फैक्ट्रीज जो है देखने को मिलती है। बट अगेन इनका मेन इंटरेस्ट क्या होता है, तो इनका मेन इंटरेस्ट होता है आपके इंडोनेशिया के आइलैंड्स में। इन्होंने ये सारी फैक्ट्रीज आप देखेंगे
तो इंडिया में बनाई तो सही, बट इनको इंडिया में इतना इंटरेस्ट नहीं था। इनका इंटरेस्ट था क्या, तो आपके इंडोनेशिया वाले एरिया में, जैसे जावा आइलैंड हो गया, फिर सुमात्रा आइलैंड हो गया, फिर स्पाइस आइलैंड्स हो गए, तो इनका मेजर इंटरेस्ट कहाँ होता है, उस जगह में हमें मेजर इंटरेस्ट जो है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर इनके टाइम पे जो हमें बैटल याद रखनी होती है, दैट इज बैटल ऑफ चिंसूरा एंड बैटल ऑफ वेदा एंड बैटल ऑफ हुगली। अब ये बैटल होते किसके बीच में है, तो भाई आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, एंड ये कौन होते हैं, नवाब होते हैं। ठीक है, किधर के, बंगाल के। ठीक है, नाउ मेजर जो फाइट होती है ना, वो अगेन किसकी होती है, ब्रिटिशर्स और मीर जफर की होती है। बट डचेस क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं किसको, मीर जफर को, जस्ट बिकॉज उनको ब्रिटिशर्स से खुंदस होती है, तो जस्ट टू हैव अ फाइट, तो वो क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, बट अगेन ये जो आपकी क्या कहते हैं वॉर होती है, इसमें ब्रिटिशर्स ही कहीं ना कहीं आपके जीत जाते हैं। ठीक है, देन जो पोर्चुगीज के लिए भी ये लोग कहीं ना कहीं जो है थ्रेट बन जाते हैं। वाई सो, बिकॉज ये नागापट्टनम भी कैप्चर कर लेते हैं पोर्चुगीज से, एंड चेन्नई जो है वो भी कैप्चर कर लेते हैं किससे, आपके पोर्चुगीज से। इनका मेन इंटरेस्ट किस में होता है, नील, इंडिगो, टेक्सटाइल में होता है, सिल्क में होता है, ओपियम जिसको हम वीट कहते हैं उसमें होता है, चावल, राइस, उसमें हमें इंटरेस्ट इनका मेजर देखने को मिलता है। मेजरली इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही कम सा रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट, ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहता है, तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं। ठीक है, मेजरली जो इम्पैक्टफुल रहते हैं दैट इज योर पोर्चुगीज फॉर श्योर, देन योर फ्रेंच फॉर श्योर बिकॉज ऑफ योर कैरेनाटिक वॉर्स, एंड देन योर ब्रिटिशर्स तो फॉर डेड श्योर, राइट। चलिए, इसके बाद आते हैं डेन्स, जिनका काम बिल्कुल इतू सादा छूटू सा। जो डेन्स है वो लोग कौन लोग होते हैं, जो मेन कॉलोनीज ऑफ डेनमार्क होती है उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, डैनिश बोल देते हैं। ठीक है, या फिर डेन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, डेन्स क्या करते हैं, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, कब, 1616 में वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, 1620 में फर्स्ट फैक्ट्री बनाते हैं, 1676 में सेकंड फैक्ट्री बनाते हैं, एंड बहुत ही जल्दी जब वो फ्लरिश नहीं कर पाते हैं तो 1845 में वो अपनी ये जो फैक्ट्री है उसको ब्रिटिशर्स को बेच के कहीं ना कहीं वापस चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आ जाते हैं हमारे पास द फ्रेंच, द मोस्ट 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 अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जब हम फ्रेंच की बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था, फ्रेंच कहीं ना कहीं आपके लास्ट आए थे, बट हम ब्रिटिशर्स को लास्ट पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रहे। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही फ्रेंच आते हैं, ठीक है, ये कौन थे, लास्ट थे। अब होता क्या है, फ्रेंच के किंग जिनका नाम होता है लुइस 16, जिनके बाद जो भी सक्सेसर्स आए वो बहुत ज्यादा वीक थे, जिसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाता है। लुइस 16 क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसको देख के, ट्रेड को देख के, इंडिया के, कि यार पूरी दुनिया जब पैसे कमा रही है तो हमें क्या कांटे लगे हैं, नहीं ना। तो लुइस 16 क्या करते हैं, जब ये ट्रेड को देख के अट्रैक्ट होते हैं तो वो अपने फेवरेट मिनिस्टर को बुलाते हैं, कॉलबर्ट, और कहते हैं कि चलो बना दो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बना दो। कौन से ईयर में बनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1664 में बनी। अगर कभी पूछ लिया जाए कि भाई लुइस 16 ने किस मिनिस्टर को बोला कि फाउंडेशन रखे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उनका नाम था कॉलबर्ट। कब रखी गई, तो 1664 में रखी गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, एक चीज और चीज याद रखिए कि जो ये फ्रेंच कंपनी होती है, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ व्हाई इज अ गवर्नमेंट कंपनी, जो बाकी फर्दर कंपनीज हैं, ठीक है, वो पर्सनल उस पर चलती हैं कि देखिए प्राइवेट अर्निंग जो हो रही है, फाइनेंस हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उस बेसिस पे चल रही है कि जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी खराब चल रही है, तो एक प्राइवेट कंपनी होती है। बट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक आपकी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो उनको फायदा हो लॉस हो, उनको फाइनेंस की कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकार पीछे से पैसे भेज रही है। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कहीं ना कहीं जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी क्या थी, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। ठीक है, क्लियर यहां तक बात। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखते हैं, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, सूरत में लगाई, 1668 में लगाई। ठीक है, सेकंड इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई 1669 में। देन इन्होंने लगाई आपकी चंद्रा नागौर में, जो क्या है आपके कलकत्ता में, 1692 में। एंड उसके बाद इन्होंने पौंडीचेरी को कैप्चर करके अपनी कैपिटल भी पौंडीचेरी को डिक्लेयर कर लिया था। फिर जब हम बात करते हैं फ्रेंच की और ड्यूप्लेक्स की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्यूप्लेक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट 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 ग्रेट गवर्नर जनरल ऑफ योर फ्रेंच। वाई सो, बिकॉज ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या अपनाई, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस अपनाई।
ठीक है। पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब है कि भाई इंडिया के राज्यों में जो भी हो रहा है मुझे सब में क्या करनी है, टांग अड़ानी है, सब में टांग अड़ाना है। कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, मुझे बताओ। तुम दोनों खाना क्यों खा रहे हो, मुझे बताओ। तुम दोनों सांस ही क्यों ले रहे हो, मुझे बताओ। इट मींस ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एट अ लेवल कि हर चीज में वो इंटरफेयर जो है करने लग गए थे। याद रखिएगा, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस आगे जाके आपको काम आने वाली है। चलिए, अब बात करते हैं अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और द कर्नाटिक वॉर्स। पहली बात तो ये कर्नाटिक वॉर्स हुई किसके बीच में थी, तो ये हुई थी आपके फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में। एक चीज याद रखिएगा कि तीनों ही वॉर में क्या था, ना मेजर रोल फ्रेंच का था, ना मेजर रोल ब्रिटिशर्स का था, बट इन दोनों को एक दूसरे से इतनी खुंदस थी कि इन दोनों ने कहा हम तो वॉर करेंगे ही करेंगे। ठीक है। जब मैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की बात करती हूं तो रीजन था ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया में हुआ क्या था कि देखिए, देवर टू ब्रदर्स हु वर फाइटिंग कि कौन गद्दी लेगा। ठीक है। अब देखो, जो फाइट थी वो तो भाइयों की थी, ऑस्ट्रिया की थी, बट ब्रिटिश और फ्रेंच को जैसे ही पता लगा अरे हम दोनों पार्ट लेके एक दूसरे से खुंदस निकाल सकते हैं, वैसे ही वो दोनों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ठीक है। जिसमें होता क्या है, फ्रेंच जो है आपके यंगर ब्रदर की साइड हो जाते हैं और इंग्लिश जो है एल्डर ब्रदर की साइड हो जाता है। एल्डर इंग्लिश ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि भाई फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जीते कौन थे, तो कौन जीते थे, फ्रेंच जीते थे। और कभी कोई पूछा जाए कि दोनों भाइयों का हुआ क्या, तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया, चाचा का बेटा जो है गद्दी ले गया ऑस्ट्रिया की। ठीक है। पहली वॉर में कौन जीता, ब्रिटिश फ्रेंच, तो फ्रेंच जीते। सेकेंड कर्नाटिक वॉर के रीजन क्या होता है, अगेन हैदराबाद का होता है। ठीक है। हैदराबाद के नवाब का होता है। ठीक है। अब सेम सिचुएशन होती है कि नवाब की दो बीवियां हैं, दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, और नवाब को जाना है सोलो ट्रिप पे। जब वो सोलो ट्रिप पे जाएगा तो गद्दी पे कौन बैठेगा, तो अगेन दोनों भाई जो हैं आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, कि कौन बैठेगा। अगेन वही एल्डर के साथ इंग्लिश आ जाएंगे, यंगर के साथ फ्रेंच आ जाएंगे, और अगेन ये वॉर कौन जीत जाएगा, आपके फ्रेंच जो है जीत जाएंगे। थर्ड वॉर का मुद्दा क्या होता है, कैपिटल। क्या, पेरिस। इंग्लिश और फ्रेंच जो है पहली बार एक एक्चुअल रीजन के लिए लड़ते हैं, एंड दैट रीजन कि भाई पेरिस को कैपिटल कौन बनाएगा, इंग्लिश बनाएंगे, फ्रेंच बनाएंगे। ठीक है। और इस वॉर में पता है कौन जीत जाते हैं, सरप्राइजिंगली इंग्लिश जीत जाते हैं। और जैसे ही इंग्लिश जीत जाते हैं वैसे ही वो फ्रेंच के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं, और उस ट्रीटी के तहत वो बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से दफा हो जाओ। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि दो बार फ्रेंच जीती और एक बार इंग्लिश क्यों जीती। जब मैं बात करती हूँ आपके फर्स्ट वॉर की या फिर सेकेंड वॉर की, तो इस टाइम पे आपके गवर्नर कौन होते हैं, किसके, फ्रेंच के, तो उनका नाम है ड्यूप्लेक्स। और इंग्लिश की बात करती हूं तो इंग्लिश पे कौन होते हैं आपके, अय्याकूट। होता क्या है, फर्स्ट और सेकेंड वॉर में कौन है, ड्यूप्लेक्स है, हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये एक स्ट्रैटेजी देते हैं और स्ट्रैटेजी में कहते हैं कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा स्ट्रैटेजी, कि देखो माना ब्रिटिशर्स का ज्यादा आर्मी है, माना ब्रिटिशर का ज्यादा दिमाग है, पर ब्रिटिशर के पास ड्यूप्लेक्स नहीं है। ड्यूप्लेक्स ये कहते हैं कि देखिए हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंच सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी की यूनिफॉर्म पहना के उनकी आर्मी में भेज देंगे, जो क्या करेंगे वहां पे जाके आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या, ब्रिटिशर की आर्मी आपस में लड़ रही है, तो या तो ब्रिटिशर अपनी आपस की लड़ाई सुलझा ले, है ना, या फिर हमसे लड़ ले। और यही होता है फर्स्ट और सेकेंड वॉर में, यही स्ट्रैटेजी चलती है, और तभी जो है आपके फ्रेंच जीत जाते हैं। थर्ड वॉर आते आते क्या होता है कि अय्यरकुट को पता लग जाता है, लेकिन अय्यरकुट बोलते हैं देखा आपको लड़ाई करनी है, हम आपसे लड़ाई करेंगे, बट एक उस पे कि ड्यूप्लेक्स को वापस भेज दीजिए। ठीक है। अब फ्रेंच को लगता है यार हमारे पास स्ट्रैटेजी तो है, ये ड्यूप्लेक्स को भेज भी देंगे तो क्या ही होगा। तो थर्ड वॉर में कौन गवर्नर बन जाते हैं आपके, काउंट लैली। ठीक है। चलिए, अब थर्ड वॉर में होता क्या है कि देखिए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी तो पता लग गई थी फ्रेंच और इंग्लिश को भी। इंग्लिश क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही चेंज कर देते हैं।
बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, जिससे सोल्जर्स अलग रिक्रूट होते हैं भाई। ठीक है, तो ओल्ड स्ट्रैटेजी तो काम करेगी नहीं। और काउंट ले ले एक तरीके से शरीफ होते हैं, ठीक है, शरीफ गवर्नर होते हैं, तो वो हमेशा यही विश्वास रखते हैं कि यार फेयर वॉर होनी चाहिए, जो जीतेगा वो जीतेगा। और इसी से क्या होता है, इंग्लिश जो है आपका जीत जाते हैं। देखिए कोई भी वॉर होगी देन फॉर श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रीटी। ठीक है, कब, जब इंग्लिश की बात आएगी। फ्रेंच में तो आप देख रहे हैं दे हैवंट साइन एनी ट्रीटी विद एनी इंग्लिश। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो ट्रीटी साइन करते हैं, नॉट आई नॉट इवन से अ ट्रीटी बट अ काइंड ऑफ अ एग्रीमेंट, अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जिसमें वो एक क्लॉज लिखवाते हैं कि हमें फ्रेंच से कुछ नहीं चाहिए, हमें पेरिस भी नहीं चाहिए, बस फ्रेंच जो है इंडिया को छोड़ के चले जाए। ऑब्वियस से बात है, इंग्लिश जीत गए हैं तो फ्रेंच को उनकी बात जो है माननी पड़ती है, और वो जो है इंग्लिश छोड़ के चले जाते हैं। इसी के साथ आपके फ्रेंच का कार्यकाल भी खत्म होता है, और फाइनली हम कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही इंग्लिश देखते हैं कि भाई जो पोर्चुगीज है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो कहते हैं कि भाई हम में कांटे लगे हैं, हमें भी प्रॉफिट कमाना है, हम भी कहाँ चले जाएंगे, हम भी आपका इंडिया जो है वहां पे वापस चले जाएंगे। चलिए बिल्कुल यही होता है। हम थोड़ी सी एक स्टोरी सुन लेते हैं हम आपकी। देखिए होता क्या है, 1519, अब थोड़ा स्टोरी बना देती हूँ मैं। 31 दिसंबर की ईव है 1519 की, और अगला क्या है 1600 ईयर आने वाला है। क्वीन एलिजाबेथ एक पार्टी रखती है और अपने हाथ में जाम उठाती है और नशे में धुत हो जाती है। जैसे ही वो बंदी नशे में धुत हो जाती है, अब वो नशे में धुत है, ठीक है, वो क्या करती है, ऐसे करती, हेलो एवरीवन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, राइट। अब वो कहती है कि हम लोग क्या करेंगे, अगले साल माने कल क्या इस्टेब्लिश करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। चलिए अब ये जो आपकी फॉर्मेशन होती है ये कब होती है, 1599 में हो जाती है। मेजरली जो ट्रेड कंपनी होती है वो आपकी 1600 में शुरू की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, 12 बजने में 5 मिनट ही रह गए थे, अनाउंस तो कर दिया तो चलो पहला ईयर आ गया, लेकिन होगा कब, अब अगले साल काम होगा। ठीक है, मेजरली ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ग्रुप फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होते हैं। मर्चेंट्स माने ग्रुप ऑफ छोटे 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 बिजनेसमैन है, वो फॉर्म करते हैं, जिनको मर्चेंट्स एडवेंचर्स भी बोला जाता है। ठीक है, कंपनी आपके जो है रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग 1600 में क्या हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। अब कंपनी जो है 1600 में स्टैब्लिश होती है, बट इसको इंडिया पहुंचते पहुंचते कब, कितने साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस यानी कुकर जी जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। क्या करने आते हैं, ट्रेड करने आते हैं। क्या इस्टेब्लिश करने आते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करने आते हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले कैप्टन विलियम एक शिप में आते हैं जिसको बोला जाता है हैक्टर। ठीक है, हैक्टर क्या था, आपका पहला ट्रेडिंग जो था शिप कंसीडर किया गया था। कहाँ पे आते हैं, सूरत में आते हैं। ठीक है, किसके पास आते हैं, जहांगीर के पास आते हैं। अब जैसे ही जहांगीर के पास आते हैं, इनके कोर्ट में आते हैं, ये कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ ने आपके लिए क्या भेजा है, एक नोटिस भेजा है। जहांगीर को लगता है अरे फाइनली किसी लड़की ने मेरे लिए कुछ तो भेजा, कुछ तो लव लेटर भेजा। बट होता क्या है, जैसे ही जहांगीर जो है उस नोटिस को ओपन करते हैं, उनको दिखता है डियर अकबर, जिससे उनको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि ये तो पापा का चक्कर है, और वो इसी गुस्से में क्या कर लेते हैं, कैप्टन हॉकिंस को 3 साल तक अपने कोच में रोक लेते हैं। तभी आप यहाँ टेन्योर में 3 साल का गैप जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए 3 साल तक जहांगीर जो है इन कैप्टन हॉकिंस को रोक तो लेते हैं, लेकिन इस 3 साल में भी जो आपके कैप्टन हॉकिंस है वो फैक्ट्री के परमिशन लेने में कहीं ना कहीं क्या रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर परमिशन लाता कौन है, तो उनका नाम होता है कैप्टन मिडलटन। कैप्टन मिडलटन एक तरीके से फरिश्ते होते हैं जो जहांगीर के साथ बैठते हैं, अपने उस ऑफिशियल नोटिस के लिए अपॉलॉजी करते हैं और कहते हैं प्लीज आप हमें क्या दे दीजिए, आप हमें परमिशन दे दीजिए क्या इस्टेब्लिश करने की, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। आप सूरत में रह रहे हैं तो हम सूरत में ही पहली फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। इसी से क्या होता है, परमिशन कौन लेके आते हैं, मिडलटन लेके आते हैं। सबसे पहले आता कौन है, तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कितने साल के रहते हैं, तो 8 से 11 तक रहते हैं। कौन रोक लेता है, तो जहांगीर अपने कोच में रोक लेता है। ठीक है, हैक्टरशिप से वो आते हैं और परमिशन लेने में फेल हो जाते हैं। लेता कौन है, कैप्टन मिडलटन। परमिशन ली जाती है 1611 में।
बट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री कब होती है, तो इन ईयर 1630। ऑब्वियस सी बात है, परमिशन तो आज मिल जाती है भाई, बिल्डिंग बनने में भी तो टाइम लगता है, ठीक है। तो परमिशन 11 में मिली थी, बिल्डिंग जो है वो 2 साल में बनी थी, जो थी तब तक टाइम क्या हो गया था, 1613 जो है हो गया था। फिर 1616 में कौन आते हैं, तो आपके सर थॉमस रॉय आते हैं इंडिया। अब ये किस लिए आते हैं, आपके नेक्स्ट फैक्ट्री की परमिशन लेने आते हैं, जो ये मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करते हैं। और ये बहुत ही क्लेवरली क्या है, जहांगीर को मैनिपुलेट करके अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के आपकी एक नहीं 2 फैक्ट्रीज की परमिशन लेते हैं। एक जो मसूलीपट्टनम में बनाई जाती है 1616 में, और दूसरी जो बनाई जाती है दैट इज इन कासिम बजाज, कहाँ पे, आपके जहांगीर के मेजर रीजन्स में, ठीक है। इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है आते ही उसने क्या कर लिया, तो धड़ाधड़ से फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। चलिए उसके बाद देयर आर सम पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि फर्स्ट साउथ में फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम में बनाई। पहली ईस्टर्न फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, तो हरिहारपुर जो बालसोर उड़ीसा में है वहां पे बनाई, ठीक है। मद्रास को लीज पे कब लिया था, तो 1639 में मद्रास को लीज पे ले लिया गया था। फिर मैरिज अलायंस, बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है कि ये पोर्चुगीज को ही तो नोटिस करते हैं, ठीक है, और पोर्चुगीज सबसे पहले आए होते हैं। इट मीन्स पोर्चुगीज ऐसी कंपनी होती है जो कहीं ना कहीं सबसे पहले आती है। इट मीन्स सबसे ज्यादा उसके क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो ये कहते हैं देखो पोर्चुगीज जो है लड़ाई से मानने वाले हैं नहीं, लेकिन वो प्यार से मान जाएंगे। प्यार माने मैरिज अलायंस। तो क्या होता है इन 1661 जो प्रिंस चार्ल्स टू हैं वो अपनी शादी पोर्चुगीज की जो किंग है उनकी बहन से करा देते हैं, और जिसमें वो एज अ डाउरी क्या मांग लेते हैं, बॉम्बे मांग लेते हैं, एंड आपकी जितनी भी इंडिया में कंपनीज है वो मांग लेते हैं, ठीक है। बॉम्बे और कंपनीज दोनों मांग लेते हैं, और जैसे ही आपको पता है वो डाउरी में ये दोनों चीजें दे देंगे, उसी टाइम पोर्चुगीज का काम जो है इंडिया में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 16th सेंचुरी में जो पावर ऑफ पोर्चुगीज है कहीं ना कहीं वो भी डिक्लाइन होने लग जाती है। चलिए इसी के साथ क्या होता है, जो आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है उसकी लंबी सी जर्नी जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सो थैंक यू एवरीवन, होप आपको सब अच्छा लगा होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, टेक केयर।